हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। ज़िंदगी आपके उत्थान और पतन की चीज़ है। कभी बुरा दौर आता है तो कभी अच्छा दौर आता है। अब बात ये अलग है कि ज़्यादातर बुरा दौर चलता है। इतिहास से भी हम ये चीज़ देखते हैं कि खुशियों के पल जो ही आते हैं उसके साथ में दुखी के पल भी आपके तैयार रहते हैं। सुख और दुख दोनों एक साथ एक ही आपके पटरी के साथ में चलते हैं। ठीक है, ठीक वैसे प्रकार से आपके देखें तो भारत के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में ये चीज़ें चलती आई हैं। चाहे समाज थोड़ा बहुत सुखी नज़र आता है तो वहाँ की क्रूरतियाँ, वहाँ विभिन्न प्रकार के आपके राजाओं के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, आपके जमींदारों के द्वारा, विभिन्न शोषक वर्गों के द्वारा विभिन्न प्रकार से शोषण किया जाता है। और ये शोषण की आपके अग्नि आगे चलकर क्रांति में बदलती हैं। विभिन्न प्रकार के सामाजिक हम देखते हैं कि आपकी जागृति और राजनीतिक जागृति के काम चलते हैं। समाज जब बहुत ही गहन रूप से बुरी क्रूरतियों का शिकार हो जाता है तब सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता पड़ती है, जागृति की आवश्यकता पड़ती है। और उस समय कुछ लोग आगे आके समाज को सुधारने का काम करते हैं। भले ही समाज को उस समय वो चीज़ें पचती नहीं हैं और समाज उस चीज़ का विरोध करता है कि हम जो कर रहे थे वो सही था, आप जो हमें रोक रहे हो ये गलत है। लेकिन आज वो चीज़ें हमारे सामने एकदम स्पष्ट हैं। दूध अलग है और पानी अलग है। हम सोचते हैं आज उस चीज़ों को कि कितने जो महान व्यक्ति हुए कि इन क्रूरतियों को उन्होंने हटा दिया। कितने महान लोग हुए जो इस समय आपके आंदोलन कर रहे हैं इन दास्ताओं से मुक्ति पाने के लिए। एक तरफ अगर हम अंग्रेज़ों की तारीफ़ करें या फिर उनके शासन की तारीफ़ करें तो यही रहेगी कि आपके इस समय इन्होंने विभिन्न प्रकार की क्रूरतियों को, विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक जो कुप्रथाएं चल रही थी उनका इन्होंने जड़ से ख़त्म करने का काम किया और एक नए भारत को, एक भारत की जो संस्कृति है इसे एक नया आयाम देने का काम करते हैं। तो चले इसी के साथ आज का हमारा अपना टॉपिक समाज एवं राजनीतिक जागृति प्रारंभ करते हैं। सामाजिक जागृति के बारे में हम देखें तो आपकी तत्कालीन समाज में मध्य युग से चली आ रही आपकी जो कुप्रथाएं थी, ये आपकी कुप्रथाएं परंपराएं तथा अंधविश्वास के कारण राजस्थान में प्रचलित थी। इसमें देख लिए सती प्रथा थी, जिसमें जब पति की मृत्यु हो जाती है तो उसमें आपके साथ में बैठकर उस अग्नि में अपने को भी, आपके अपने देह को भी जला लेना, उसके साथ में भस्म कर लेना, ये सती प्रथा चलती थी। इसी प्रकार से कन्या का वध कर दिया जाता था जब बालिकाएं ज़्यादा जन्म लेती थी या फिर उनके विभिन्न प्रकार के जो खर्चे थे उनसे बचने के लिए उस समय के नीच किस्म के लोग कन्याओं का वध करते थे। ये शब्द आज हम प्राउड से इस्तेमाल कर रहे हैं और उस समय जब कन्या वध करते थे तब वो प्राउड फील कर रहे हैं। आज हम उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो कन्याओं का वध करते थे एक नंबर के नीच और दरिंदे किस्म के इंसान होते थे। बालक बालिका और महिलाओं का क्रय विक्रय करते थे, त्याग जैसी प्रथाएं चलती थी, दहेज जो आज भी चलता है और एक क्रूरती गिफ्ट के तौर पर एक टैग लगाकर उसे जो दे रहे हैं बेटी के ही तो काम आएगा, ऐसी नीचता की बातें करते करते आप दहेज को भी सही ठहराते हैं। ठीक है, दास प्रथा थी, जब व्यक्तियों को अपने घर में दास बना के रखा जाता था, 2 वक्त के खाने के लिए उनसे काम करवाया जाता था, उनकी मजदूरी मारी जाती थी, वो दास प्रथा कहलाती थी। विभिन्न प्रकार के अपने राजा महाराजा हुए थे, वो भी युद्ध जीत कर जब आते थे तब जो सैनिक बच जाते थे उनको भी दासी बना लिया जाता था युद्धों में। ठीक है, वेश्यावृत्ति उस समय एक निंदनीय चीज़ें होती थी और कुछ लोग वेश्यावृत्ति को अपने अपने हिसाब से, अपने अपने नज़रिए से देखते हैं, लेकिन उस समय की हम बात कर रहे हैं तो इस प्रकार की क्रूरतियों के अंतर्गत आती थी। ठीक है, इनके निर्माण आपके क्या है, निवारणार्थ शासकीय अधिकारियों ने समय समय पर नियम बनाकर या उनको रोकने के उपाय किए और इनमें कई प्रथाओं का अंत भी हो गया।
हम प्रथाओं के बारे में सबसे पहले बातें करते हैं, अपने सती प्रथा के बारे में बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित थी राजस्थान के क्षेत्र में, उस प्रथा के बारे में बात करते हैं साहब। सती प्रथा के बारे में एक पैनल काफ़ी होगा, इतने में हम सल्टारा इसका करेंगे। देखिएगा, 18वीं 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक अपने काल था। इस प्रारंभिक काल तक प्रत्येक राजा के साथ अनेक पत्नियां और उपपत्नियां, खवासनें, दासियां, सती होती रहती थी, और इस कुप्रथा का प्रचलन सामंतों आदि में भी होता था। तो धीरे धीरे ये चीज़ें किस में, आपके राजा महाराजाओं में थी, ठीक है। लेकिन राजा महाराजाओं से ट्रेंड आप देखते हैं किस प्रकार से पहले हेयर स्टाइल क्रिकेटर्स यूज़ करते हैं, फिर वही हेयर स्टाइल देखते हैं कि धीरे धीरे समाज में आता है, ठीक है। जब क्रिकेटर यूज़ करते हैं तो उच्च स्टैंडर्ड का, जब हम धीरे धीरे तक हमारे तक पहुंचता है तो हम छपरी का टैग लगा देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये प्रथा राजा महाराजाओं के अंतर्गत थी। उनकी विभिन्न प्रकार की पत्नियाँ थी, दासियाँ थी, तो उनके मृत्यु के साथ ही अपने आप को समाप्त करने का काम करती थी। और ये कुप्रथा धीरे धीरे ट्रेंड बनी, तो सामंतों के पास पहुंची, तो सामंतों में भी ऐसे होने लगा। इस घातक प्रथा का अंत कराने का प्रयत्न सबसे पहले, अगर हम सबसे ज़्यादा श्रेय देखते हैं तो श्रीमान अपने राजा राम मोहन राय जी को है। भले लोग ने इन्होंने इन पे बहुत प्रकार के लाछन लगाए कि ये तो अंग्रेजों से मिल चुके हैं, फलाना है, ढिमक्का है, लेकिन इनका धन्यवाद है। इन्होंने बढ़िया आंदोलन चलवाए, बढ़िया इन्होंने सोच बैठकर अंग्रेजों के साथ इस प्रकार का डिस्कशन किया। और एक इनके साथ नाम आता है आपके, कौन सा, विलियम बेंटिक का नाम आता है। विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय को इस चीज़ का श्रेय जाता है कि इस घातक प्रथा का इन्होंने अंत कर दिया था, ठीक है। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का अगर प्रयास करता है राजस्थान में, अपने जयपुर के शहर में एक राजा हुए जिनका नाम है आपके सवाई जय सिंह द्वितीय। कौन से, सवाई जय सिंह द्वितीय दिमाग से अपने बहुत ही चतुर और उस जमाने के अग्रणी और आगे रहने वाले व्यक्ति थे ये। यानी कि विधवाओं का विवाह करना, इन जैसी चीज़ों का, या फिर ये जो सती प्रथाओं का इन्होंने विरोध किया। तो सती प्रथा का रोक लगाने का प्रयास सबसे पहले राजस्थान में कोई व्यक्ति करता है तो सवाई आपके जो अपने जय सिंह हुए सेकंड, इन्होंने किया। राजस्थान में सर्वप्रथम अगर सती प्रथा बात करें कहाँ पर बंद की गई, तो बूंदी में आपने नरेश राव विष्णु सिंह, कौन है भाई साहब, राव विष्णु सिंह हुए। ये राव विष्णु के द्वारा 1822 ईस्वी में, कब, 1822 ईस्वी में गैर कानूनी घोषित किया गया। 1822 ईस्वी में इसे गैर कानूनी घोषित किया जाता है बूंदी के नरेश विष्णु सिंह के द्वारा। वहीं 1844 में आपके जयपुर के नरेश वे राम सिंह द्वितीय, कौन हुए, राम सिंह सेकंड हुए। राम सिंह सेकंड ने अपने क्या किया, 1844 में क्या कर दिया, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। सबसे पहले गैर कानूनी घोषित करने का काम आपके बूंदी के नरेश राव विष्णु सिंह करते हैं, और राव विष्णु सिंह के बाद 1844 में राम सिंह द्वितीय जो जयपुर के शासक हैं उनके द्वारा किया जाता है, और 1860 में मेवाड़ के आपके स्वरूप सिंह के द्वारा भी बंद कर दिया जाता है, यानी गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है सती प्रथा को। ये थी सती प्रथा। प्रमुख रूप से कब बंद होती है, क्या चीज़ें, ये चीज़ें हमने देख ली। अब हम बात कर लेते हैं कन्यावध के बारे में। देखो भाई साहब, क्या होता था कि कन्याओं को पुत्रों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता था कि बेटा है तो जिंदगी में आगे सहारा बनेगा। आजकल के निकम्मे निकारे लोग, बेटा अपना बड़ा होता है, माता पिता होते हैं बुजुर्ग, बीवी कहती है कि यार ये क्या भंगार पड़ा है, इनको सल्टारे लगाओ, तो फिर वृद्धाश्रम बन चुके हैं। गवर्नमेंट भी बड़े बेचारी काम कर रही है कि वृद्धाश्रमों में उनको आराम से रहने की सुविधा मिले। गवर्नमेंट तो बेचारी क्या कर सकती है, वही करेगी कि कम से कम हम निकाल दे दिया है तो उसका उनको आश्रय मिलना चाहिए, तो आश्रय देने का काम करता है। और ये काम किसका था, बच्चों का था। बच्चों को जब ज़रूरतें थी तो पापा ये चाहिए तो पापा ये लो बेटा, मम्मी उठ के बेचारों के टिफ़िन तैयार करते थे। आज बेचारे तैयार हैं अपनी मम्मी के कफन तैयार करने के लिए। नीच औलाद होती है, ठीक है।
तो कुल मिला के कन्याओं के पुत्रों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता था, और इसका मूल कारण कन्या के लिए आपके और समृद्ध परिवार थे। समृद्ध परिवार को प्राप्त करना अपने आप में क्या था, समस्या मूलक था। कर्नल टोड ने राजपूतों की जागीरों को छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाने और अपनी पुत्रियों के लिए उचित दहेज देने में असमर्थ रहने के कारण कन्यावध का कारण बना, और राजपूताना एजीजी आपके सदरलैंड और जोधपुर के पॉलिटिकल जो एजेंट थे लूडलो, तो सदरलैंड आपके एजीजी राजस्थान राजपूताना के और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट लूडलो ने त्याग प्रथा को और वहीं श्यामल दास ने टीके की प्रथा को, आपको पता है टीका दिया जाता है जमाई को कि कितने का टीका दिया गया, 35 लाख का टीका दिया, फलाने लाख का टीका दिया। तो ये टीके का चुल मचता है, हम देखते भी हैं वर्तमान में, आज भी चलता है टीके वाला सिस्टम। इस प्रथा को क्या है, कन्यावध के लिए दोषी ठहराया गया। राजस्थान में सर्वप्रथम अगर हम बात करें कैप्टन हॉल ने मेरवाड़ा के मेर लोगों की पंचायत में कन्यावध को आपके बंद करवाया। तो कैप्टन हॉल ने अपने मेरवाड़ा में मेर के लोगों की पंचायत में कन्यावध को बंद करवाया। कैप्टन हॉल ने सर्वप्रथम राजस्थान में ये काम किया। हाड़ौती के एक पॉलिटिकल एजेंट हुए भाई साहब जिनका नाम था विलिंगसन। क्या था? विलिंगसन। ठीक है। विलिंगसन के प्रयासों से सर्वप्रथम 1834 में कोटा महाराव राम सिंह ने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया। तो यहाँ पर कोटा के महाराव राम सिंह हुए, इन्होंने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया। कब किया? 1844 में किया। ठीक है सर। तो गैर कानूनी घोषित करने पर एक बार राज्य के स्तर पे देखें तो गैर कानूनी घोषित सबसे पहले हाड़ौती के क्षेत्र के अपने पॉलिटिकल एजेंट विलिंगसन के प्रयासों से 1834 में आपके कोटा के महाराव राम सिंह कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करते हैं। आपके इसमें उदयपुर के स्वरूप सिंह, इन्होंने 1844 में जैसे सती प्रथा पे अपने बैन लगाया, गैर कानूनी घोषित किया, वैसे ही आपके कन्यावध पर गैर कानूनी घोषित कर दिया। वेरी गुड। 1837 में देखें बीकानेर के महाराजा रतन सिंह गया यात्रा के समय सरदारों को कन्यावध न करने के लिए शपथ दिलाई थी। और महाराणा भीम सिंह के समय एक लिंग से प्राप्त एक लेख में, महाराणा भीम सिंह के समय भाई एक लिंग में एक प्राप्त एक लेख होता है, इसमें महाराणा के द्वारा कन्यावध न करने के सरदारों को शपथ दिलाने का उल्लेख मिलता है भीम सिंह के आपके समय के एक लिंग में प्राप्त आपके लेख के अनुसार। ठीक है साहब। तो दहेज सती प्रथा के बाद, कन्यावध के बाद अगर हम देखें त्याग प्रथा के बारे में, इसके बारे में त्याग प्रथा के बारे में अगर हम देखें तो चलिए, ये रही अपनी त्याग प्रथा। तो देखिएगा, हम बात करते हैं 1841 की। 1841 में जोधपुर के महाराजा हुए मान सिंह, जो नाथपंथी थे, आपको पता है। और इन्होंने क्या है, त्याग प्रथा थी, इस त्याग प्रथा को क्या किया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। त्याग प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का काम करते सर्वप्रथम 1841 में आपकी कौन है, जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने। और इसके बाद में बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने 1844 ईस्वी में जयपुर के महाराजा राम सिंह के द्वितीय, तो बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने 1844, महाराजा राम सिंह ने भी आपके सेकंड वे, उन्होंने भी 1844, और स्वरूप सिंह ने भी 1844 में गैर कानूनी घोषित करने का काम आपके 1844 में त्याग प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का काम तीनों करते हैं। और उससे पहले सर्वप्रथम कर चुके थे मान सिंह जी, जो जोधपुर के शासक हैं 1841 ईस्वी में। बात अगर हम करते हैं डाकण प्रथा की भाई साहब, डाकण प्रथा की, यानी कि किसी भी महिला में किसी भी भूत प्रेत का ऐसे साया मानकर, डाकण मानकर उसको गांव से बाहर कर दिया जाता है, या फिर उसकी पिटाई की जाती है, मार दिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं होती थी, विशेष तौर पर मेवाड़ के क्षेत्र में होती थी भाई साहब। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें खेरवाड़ा उदयपुर में महाराणा, वहाँ पर कौन थे, स्वरूप सिंह ने मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट
जो कमांडेंट थे आपके जेसी ब्रुक। देखो अंग्रेज़ों का नाम जगह जगह पर यहाँ पर भले काम के लिए देख भी रहे हैं हम। तो जेसी ब्रुक ने प्रयासों से अक्टूबर 1853 ईस्वी में डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। त्याग प्रथा थी, ये सारी चीज़ें तो हमने देखी कि भाई 1844 में कर रहे हैं। और डाकण प्रथा को 1853 में आपकी जेसी ब्रुक जो मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट थे उनकी सलाह पर अक्टूबर 1853 में क्या करते हैं, खेरबड़ा उदयपुर में महाराणा स्वरूप सिंह ने इसे आपके डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक है, अगला हम देखते हैं मानव व्यापार प्रथा। मानव व्यापार अगर प्रथा के बारे में बात करें साहब, तो मानव व्यापार प्रथा है। इस मानव व्यवहार प्रथा में राजस्थान में भरतपुर, हिंडौन और पंचभद्रा मानव व्यापार के केंद्र थे। तो भरतपुर में, हिंडौन में और पंचभद्रा में इन कामों के, उन दो कामों को करने के लिए, मानव व्यापार करने के लिए आपके केंद्र थे। संपन्न राजपूत अपने पुत्री के दहेज में गोला या गोली देने के लिए खरीदते थे। कुछ रियासतों में मानव के क्रय विक्रय पर वर्दा आपके फरोशी नामक कर वसूला जाता था। कौन सा? कि वर्दा फरोशी नामक कर। क्यों? क्योंकि क्रय विक्रय होता था मानव का, उस पर ये आपके कर लगता था वर्दा फरोशी। 100 के आगे भाई 100 रुपये में एक आदमी ले लो या औरत ले लो, फिर क्या 10 रुपये का कर भी लगेगा इस पर। 110 में पड़ा भाई साहब, 10 रुपये का तो हमने टैक्स भर दिया था इस बंदे पे। तो इस प्रकार की बातें होती थी। तो सर्वप्रथम कोटा राज्य के महाराव हुए। कौन है? महाराव आपके राम सिंह। इन राम सिंह ने इस प्रथा को सबसे पहले पापा काटने का काम किया 1831 ईस्वी में। मानव व्यापार प्रथा पर आपकी गैर कानूनी घोषित करने का काम करते हैं। हमने त्याग प्रथा देखी थी, उसमें मान सिंह थे, ठीक है ना। वो उसमें कौन थे? मान सिंह थे। ओके, समाधि प्रथा देखे तो समाधि क्या है? ये आपके जगह हुई, यहाँ पर कोई संत महात्मा जो भी है, कोई अपने आप को इसमें बिठाकर अपने आप के जीवन को समाप्त करना चाहे तो वो क्या समाधि ले सकता है। तो समाधि प्रथा को समाप्त करने का काम आपके जयपुर के सर्वप्रथम करता है। जयपुर में आपके पॉलिटिकल एजेंट हुए जिसका नाम है लुडलो। लुडलो ने भाई 1844 ईस्वी में इसका सबसे पहले ही जयपुर राज्य में समाधि प्रथा गैर कानूनी घोषित करने का काम करते हैं। पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए 1861 अधिनियम पारित होता है। तो पूर्ण रूप से इसका पापा काटने के लिए पापों काटने के लिए क्या करते हैं? 1861 ईस्वी में अधिनियम आपके पारित किया जाता है। समाधि प्रथा पर रोक लेकर यह राजपूताने में किया गया पहला प्रयास था। तो समाधि प्रथा से आपके रोक को लेकर यह राजपूताने में किया गया प्रथम प्रयास था। दास प्रथा देखें तो दास प्रथा में भी आपके सर्वप्रथम बूंदी के महाराव विष्णु सिंह और कोटा के महाराव किशोर सिंह द्वितीय ने 1832 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक लगाई थी। भारत के अपने गवर्नर हुए आपके जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय चार्टर एक्ट आता है 1833 के माध्यम से आपकी दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया जाता है। तो भारत के गवर्नर आपके थे जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उनके समय चार्टर एक्ट आता है 1833 के माध्यम से दास प्रथा है, इस दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया जाता है। लेकिन लॉर्ड आपके एलनबरो के समय 1843 में लॉर्ड एलनबरो के आपके दास प्रथा को समाप्त किया जाता है। तो पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 में किया जाता है। सागड़ी प्रथा के बारे में अगर हम बात कर ही ले तो राजस्थान सरकार ने इसे रोकने के लिए राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1961 पारित किया। क्या किया? 1961 पारित किया। तत्पश्चात इसमें संशोधन कर राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन आपके अध्यादेश आता है 1975 में। तो राजस्थान सरकार ने इसे रोकने के लिए राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1961 पारित किया और इसमें संशोधन करके राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अध्यादेश लाया 1975 में लागू किया गया। आण आपकी प्रथा देखते हैं। कौन सी प्रथा? आण प्रथा देखे तो उदयपुर के आपके ईडन के द्वारा फोन किधर
हाँ, तो उदयपुर में ईडन है। इस ईडन के द्वारा नियुक्त आपके पुलिस सुपरिटेंडेंट निजामुद्दीन ने 23 दिसंबर को 1863 ईस्वी को मेवाड़ में आण आपकी व्यवस्था को गैरकानूनी घोषित किया। लेन देन से पहले मेवाड़ राज्य में आण महाराणा की सौगंध दिलाने की प्रथा थी, जिसकी अवहेलना करने वाला महाराणा की दृष्टि से अपराधी माना जाता था। ठीक है। और 30 मार्च 1864 है, इसको नगर सेठ चंपालाल के नेतृत्व में उदयपुर में इसके विरुद्ध आम हड़ताल रखी गई थी। तो 30 मार्च 1864 का नगर सेठ चंपालाल के नेतृत्व में उदयपुर में इसके के विरुद्ध आम हड़ताल के रखी गई थी। तो किसके आपके नेतृत्व में? सेठ चंपालाल। ठीक है। और निजामुद्दीन पुलिस रेजिडेंटी के आपके द्वारा उदयपुर में ईडन के द्वारा नियुक्त है। ठीक है साहब। अब देश हितैषणी सभा है। देश हितैषणी सभा देखिए जुलाई 1877 ईस्वी में, जुलाई 1877 में महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में, कहाँ पर? सज्जन सिंह के द्वारा उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। इस सभा का उद्देश्य था कि राजपूतों के विवाह के समय खर्च को आपके सीमित करना था और राजपूत ब्राह्मणों और महाजनों में बहु विवाह के संबंध में नियम बनाना था। तो इस सभा का उद्देश्य ये था कि राजपूतों के जो विवाह होते हैं उसमें समय खर्च होता है, उस खर्च को क्या किया जाए? सीमित किया जाए। भाई साहब, राजपूत ब्राह्मण और महाजनों में बहु विवाह के संबंध में नियम बनाए जाए। तो जिसमें यहाँ पर बहु विवाह होते हैं उनके संबंध में कोई नियम बनाया जाए। ठीक है। और खर्च है, इस खर्च को भाई साहब कम किया जाए। इस सभा ने पुत्रियों और ज्येष्ठ पुत्रों के विवाह के खर्च सामंत की वार्षिक आय का 25%। सभा ने पुत्रियों और ज्येष्ठ पुत्र के विवाह के खर्च के सामंत के वार्षिक आय का 25%, दूसरे पुत्र के विवाह का खर्च कुल आय का 10%। ठीक है। इस सभा ने ब्राह्मण और महाजनों के प्रथम पत्नी के संतान न होने पर 40 वर्ष की आयु तक दूसरा विवाह करने की छूट दी। ये बहुत अच्छी बात है। अब ब्राह्मण थे, महाजन थे, उनके लिए भी ये देखिए कानून ले आई कि प्रथम पत्नी से संतान न होने की स्थिति में सिर्फ 40 वर्ष की उम्र तक आप दूसरी लुगाई ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई साहब लाते रहो स्टॉक करते रहो, तो ये काम आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं वॉल्टर कृत आपके हितकारिणी सभा के बारे में समझते हैं। इस सभा का संगठन वॉल्टर है। अक्टूबर 1887 राजस्थान के आपके प्रत्येक राज्य के पॉलिटिकल अधिकारियों के पास एक गश्ती पत्र भेजा और उसमें उनको अपने यहाँ से एक अधिकारी, एक चारण तथा एक सामंत भेजने को लिखा। ओके। राजस्थान के प्रत्येक राज्य के पॉलिटिकल अधिकारी को पास एक गश्ती पत्र भेजा गया और उसमें कहा गया अपने यहाँ से एक अधिकारी हैं, एक चारण है, एक सामंत भेजे। मार्च 1888 में भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा के अलावा सभी राज्यों के प्रतिनिधि अजमेर में एकत्रित हुए और 10 मार्च 1888 में सभा की प्रथम बैठक अजमेर में हुई। इस सभा का उद्देश्य ये था कि राजपूतों में होने वाले विवाह के खर्चों को नियंत्रित किया जाए। भाई साहब, मृत्यु भोज में खर्च का नियंत्रण हो और साथ में बूंदी के प्रतिनिधियों के सुझाव पर लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु भी निर्धारित की गई। जनवरी 1889 ईस्वी में पुनः आपके राज्यों के पॉलिटिकल एजेंटों के प्रतिनिधि भेजने का एक आपकी गश्ती पत्र भेजा और सभा की तारीख 15 फरवरी 1889 रखी गई। इसका नाम वॉल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा रखा गया। सभी ने बहुविवाह, टीका और रीत की प्रथा को पूर्णतः निषेध किया और सभी ने बहुविवाह, टीका व रीत की प्रथा को पूर्ण रूप से क्या किया? निषेध किया। कौन कौन सी? एक तो बहुविवाह हो गया, एक टीका हो गया और रीत की जो प्रथा थी इसे पूर्णतः निषेध कर दिया। लड़की की आयु 18 वर्ष, लड़की की 14 वर्ष आपकी उम्र तय की गई। तो बहुत अच्छे काम किए गए वॉल्टर हितकारिणी सभा में।
कुल मिला के 1887 से लेकर 1889 के बीच का मैटर था ये। आधुनिक राजस्थान में शिक्षा की व्यवस्था देखें तो राजस्थान में आज़ादी के पूर्व आधुनिक शिक्षा का विकास मूलतः 3 संस्थाओं, पहली ब्रिटिश सरकार, दूसरी ईसाई मशीनरी और तीसरी निजी व सार्वजनिक संस्था के द्वारा किया गया। 1824 ईस्वी में कंपनी ने जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक आपके इंस्ट्रक्शन को राजपूताना क्षेत्र में 4 स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए। कंपनी ने आपकी जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक जो इंस्ट्रक्शन है को राजपूताना क्षेत्र में 4 आपके स्कूल खोलने के निर्देश दिए। आधुनिक शिक्षा का पहला प्रयास अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में किया गया, जहां पर आपके ऑक्टरलोनी के निर्देशन पर जेवन केरी ने स्कूल आपके प्रारंभ किए। तो अजमेर मेरवाड़ा के क्षेत्र में ऑक्टरलोनी के निर्देशन पर जेवन केरी ने स्कूल प्रारंभ किए। 1835 ईस्वी में अपने कंपनी ने अंग्रेज़ों को राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी थी, इस अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी और इसके परिणामस्वरूप सरकारी विद्यालय प्रारंभ हुए 1835 में। 1836 में अजमेर में पहला सरकारी स्कूल प्रारंभ हुआ। कहाँ पर? अजमेर में हुआ। 1836 में हुआ। रियासतों के सर्वप्रथम 1842 ईस्वी में अलवर रियासत में और तत्पश्चात भरतपुर रियासत में तथा जयपुर में 1844 में। तो 42 में तो 2 जगह हो चुके थे, एक आपकी अलवर में और एक आपकी कहाँ पर? भरतपुर में, और 1844 में जयपुर में। 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर राजपूताना की सभी रियासतों में राजकीय शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी। महिला की शिक्षा के लिए अगर प्रयास देखें तो 1861 ईस्वी में ईसाई मिशनरी संस्था ने कन्या वर्नाकुलर आपके स्कूल नसीराबाद प्रारंभ किया। कब किया? 1861 में किया। 1861 में आपके ईसाई मशीनरी संस्था ने कन्या आपके वर्नाकुलर स्कूल नसीराबाद प्रारंभ किया, जिसमें गर्ल्स स्काउट गाइड की शुरुआत की गई। ब्रिटिश सरकार ने 1866 ईस्वी में पुष्कर के अजमेर में 1800 प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला, और वो तो ईसाई मशीनरी के द्वारा था। 1861 में 1866 को जयपुर के महाराजा राम सिंह ने तथा सितंबर 1866 में आपके भरतपुर राज्य में कन्या विद्यालय प्रारंभ हो गए। आर्य समाज की प्रेरणा से अजमेर में सावित्री कॉलेज और उदयपुर में आपके महिला महाविद्यालय प्रारंभ हुए, किसके? आर्य समाज की प्रेरणा से। पिछड़े वर्ग हेतु अपने आरंभिक प्रयास थे वो देखें तो आदिवासी पहाड़ी लोगों को शिक्षित करने के लिए दिसंबर 1863 ईस्वी में ईसाई मशीनरी ने टोडगढ़ में रोवर्स स्कूल आपके स्थापित किया। कब? 1863 में दिसंबर में ईसाई मशीनरी ने टोडगढ़ में रोवर्स स्कूल स्थापित किया। मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने 1875 ईस्वी में, मेवाड़ के महाराणा कौन है? सज्जन सिंह है। सज्जन सिंह ने 1875 में ऋषभदेव उदयपुर में जावर में, 1883 आपकी ईस्वी में पटना और 12 पाल में स्कूल प्रारंभ किए। तो सज्जन सिंह ने 1875 में ऋषभदेव उदयपुर जावर में तथा 1883 में आपके पटना और 12 पाल में स्कूल प्रारंभ किए गए। अंग्रेजों द्वारा आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के कारण थे कि शासकों में पत्र व्यवहार है, वार्तालाप है, मंत्रणा आदि के दौरान उत्पन्न जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं उन कठिनाइयों का निवारण किया जाए। अंग्रेजी भाषा रीति नीति के समझकर क्रियान्वित करने से सहायक कर्मचारियों की आपकी आवश्यकताएं ये पूरी हो जाए। राजपूताना प्रमुख आपके व्यापारी केंद्र था और औपनिवेशिक हितों की पूर्ति हेतु संपर्क भाषा की आवश्यकता थी। अपनी भाषा और संस्कृति की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए मनोवैज्ञानिक आपके कारण भी रहा है। तो ये आपके जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किए गए थे अंग्रेजों के वो थे, और सामाजिक क्षेत्र में प्रयास किए गए वो थे। राजनीतिक आपके जो जागृति के कारण और जो इसमें प्रोग्रेस हुई वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एक बार फिर देखिएगा, एक बार समझ में ना आए तो चलिए इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।